मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हमने पिछले पार्ट में किया था लोकपाल तथा लोकायुक्त। आज हम करेंगे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उससे पहले हम पार्ट 4 का रिकैप कर लेते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त एंटी करप्शन मतलब ओम्बड्समैन। लोकपाल यूनियन में अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जबकि लोकायुक्त स्टेट में अपॉइंट किया जाता है मतलब गवर्नर के द्वारा। दोनों के दोनों लोकपाल तथा लोकायुक्त अपॉइंट किए जाते हैं अंडर लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013, जिसे बाद में अमेंड किया गया 2016 में। पहले इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बिल के माध्यम से 2013 में ये लाया गया, तो इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन मतलब ओम्बड्समैन है। स्टैट्यूटरी शब्द तभी आता है जब कोई चीज़ बिल के माध्यम से ऐड की जाती है। एक बार अगर इसको अपॉइंट किया गया लोकपाल तथा लोकायुक्त को, तो फिर उसके बाद ना तो इन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है, एक्सेप्ट बाय द इम्पीचमेंट। ओनली एंड ओनली इम्पीचमेंट के द्वारा ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है। लोकपाल की अगर इम्पीचमेंट करनी है तो वो पार्लियामेंट में की जाएगी, लोकायुक्त की अगर इम्पीचमेंट करनी है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में की जाएगी। जुरिस्डिक्शन एंड मतलब कवरेज। लोकपाल की जुरिडिक्शन में क्या क्या आता है? यूनियन मतलब मिनिस्टर्स, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, चाहे वो सर्विंग है चाहे वो फॉर्मर है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पब्लिक सर्वेंट्स ग्रुप ए बी सी और डी, और जितनी भी एंटिटीज़ हैं एनजीओज़ हैं जिन्हें 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन डोनेशन आती हैं, वो सारे के सारे लोकपाल की जुरिडिक्शन में आते हैं। इसके अतिरिक्त लोकपाल को प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करने का भी पावर है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। कुछ फील्ड ऐसे हैं जो लोकपाल के जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन अगर इन केस में इंक्वायरी स्टार्ट करनी है तो कम से कम 2/3 जो है वो अप्रूवल चाहिए ऑफ द लोकपाल मेंबर्स। टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, 2/3 हुए 6 लोकपाल मेंबर्स। ये केसेस कौन कौन से हैं जो कि लोकपाल की जुरिडिक्शन से जर्नली एग्जेम्प्ट हैं? सबसे पहला इंटरनेशनल रिलेशंस, सेकंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, थर्ड पब्लिक ऑर्डर, फोर्थ एटॉमिक एनर्जी एंड फिफ्थ स्पेस। अगर कोई भी कंप्लेंट ऐसी है जो बेसलेस है और उसके जो इंक्वायरी रिकॉर्ड है वो हमेशा अनडिस्क्लोज्ड ही रखने हैं टू एनी पब्लिक और पार्टी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकपाल की तथा लोकायुक्त की। लोकपाल एक्ट 2013 का एक की प्रोविज़न ये भी है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो हर साल अपने एसेट्स की जो जानकारी है वो पब्लिक करेंगे। कंपोजिशन ऑफ लोकपाल की बात करें तो इसमें 9 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन है और 8 इसमें मेंबर्स हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कम से कम 45 ईयर्स एज होनी चाहिए लोकपाल तथा लोकायुक्त की एट ए टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस। मेंबर्स की बात करें 8 मेंबर इसमें होते हैं, जिनमें से 4 मेंबर होते हैं जुडिशियल मेंबर्स और 4 मेंबर होते हैं नॉन जुडिशियल मेंबर्स। जो 4 मेंबर्स हैं जो कि जुडिशियल मेंबर्स हैं वो उनमें कौन कौन शामिल हैं? उनमें जो करंट जज हैं या फिर रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो शामिल हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो फॉर्मर है चाहे वो प्रेजेंट है, वो शामिल हैं। जबकि जो नॉन जुडिशियल कैटेगरी है उसमें वो पीपल आते हैं जो इम्पैकेबल इंटीग्रिटी के हैं। इम्पैकेबल मतलब बेदाग उनकी इंटीग्रिटी है और उनकी जो एबिलिटी है वो आउटस्टैंडिंग है, और उन्हें कम से कम 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्पेशल फील्ड में। 6 फील्ड इसमें बताई गई हैं। सबसे पहली है एंटी करप्शन पॉलिसी, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा विजिलेंस, चौथा फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, पांचवा लॉ और छठा मैनेजमेंट। सोशल रिप्रेजेंटेशन की भी बात की गई है इन 8 मेंबर्स में, यानी कि 8 में से एटलीस्ट 50% जो मेंबर्स हैं, यानी कि 4 मेंबर्स हैं कम से कम, वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या वीमेन की कैटेगरी से होंगे। अब हम सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं फॉर लोकपाल, तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। इनमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, CGI और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय द CGI, और लास्ट 1 एमिनेंट जूरिस्ट nominated by the president on the basis of the recommendation of the first 4 members of the selection committee through consensus।
फिर हमने पिछले टॉपिक को भी रिवाइज़ किया था कि जो CIC की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए जो कमेटी बनती है उसमें 3 मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मतलब मिनिस्टर होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। इसी प्रकार से जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी है जो लेवल 14 और उसके अबव के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करती है, उसमें 2 ही मेंबर होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और दूसरे होम मिनिस्टर। लोकपाल का रिलेशन क्या है CBI के साथ? लोकपाल खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ये अपनी कंप्लेंट को CBI को रेफ़र मतलब कर देता है, और जब CBI लोकपाल द्वारा दी गई कंप्लेंट को मतलब इन्वेस्टिगेट करती है तब CBI लोकपाल की जुरिडिक्शन के अंदर आती है, लोकपाल की सुपरविज़न के मतलब अंडर आती है। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है लोकपाल एक्ट में, वो डायरेक्टर ऑफ CBI के अंडर आता है, जिसका टेन्योर 2 साल का होता है। ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द CBC। जो भी CBI ऑफिसर लोकपाल द्वारा रेफ़र किए गए केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी ट्रांसफ़र जनरली नहीं की जा सकती। अगर इनकी ट्रांसफ़र करनी है तो CBC की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। जो लोकपाल एक्ट है 2013 का, उसमें सारी टाइमलाइन दी गई है मतलब रिगार्डिंग द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, और इस एक्ट में ऐसे प्रोविज़न भी है अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन का मतलब प्रोविज़न भी इस एक्ट में दिया गया है। अटैचमेंट का मतलब है टेम्परेरी फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स, और कॉन्फिस्केशन का मतलब है परमानेंट सीजर ऑफ द एसेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू द करप्ट मीन्स इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज़ द पेंडिंग। तो ये था फुल रिकैप पार्ट 4 का। अब हम पढ़ते हैं CBC पार्ट 5। तो चैप्टर 1 मैनुअल्स ऑफ गुड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 1.10.6 दैट इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was established under the Central Vigilance Commission Act 2003. It is a statutory body that is created by law, not under any ministry's direct control. The CBC is the apex vigilance institution in India, meant to oversee vigilance and anti-corruption activities in the center government. It consists of one Central Vigilance Commissioner CBC that is head of commission, and not more than 2 Vigilance Commissioner that is its members. The commission is designed to be independent of the executive administrative control. There are 2 Chief Technical Examiners CTE under the CBC who specifically supervise and examine the public procurement works to ensure there is no misuse of the funds or manipulation. जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी प्रोविज़न नहीं है, बाद में बिल ला के ये बनाया गया। सो ये एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, और ये किसी भी मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। CBC जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है एक अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। ये जो विजिलेंस तथा एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको देखता है। CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर है और 2 मैक्सिमम 2 इसके मेंबर हो सकते हैं अदर विजिलेंस कमिश्नर्स। कमीशन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी के भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में नहीं है। जहाँ पे 2 चीफ टेक्निकल एग्जामिनर भी होते हैं जो CBC के अंडर हैं, जिनका काम है सुपरवाइज़ करना और एग्जामिन करना किसको, पब्लिक प्रोक्योरमेंट वर्क्स को, और ये इंश्योर करना कि जो पब्लिक मनी है उसका कोई मिसयूज़ ना हो रहा हो या मैनिपुलेशन ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लार्ज कंस्ट्रक्शन टेंडर ऑफ 500 crore show irregularities, the chief technical examination under the
examiner under the CBC can inspect the technical aspect of the tender and report any corruption or malpractice। अगर कोई मान लो कोई बड़ा टेंडर है 500 करोड़ का और उसमें इरेगुलरिटी शो हो रही है, तो वहाँ पे जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर है अंडर सीबीसी वो इन टेक्निकल एस्पेक्ट को इंस्पेक्ट कर सकता है और इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है, अगर कोई करप्शन की या मैल प्रैक्टिस हुई है तो इसके मतलब रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वो सौंप सकता है। अब बात करते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की, यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर की। एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटिटी अपॉइंट अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद सीबीसी। हर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या एंटिटी है वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट करता है सीबीसी के साथ कंसल्ट करने के बाद। सीबीसी में हमने पढ़े कि 3 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। एक तो होता है उनका हेड जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं और 2 विजिलेंस मतलब कमिश्नर होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हर एक जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो अपने खुद जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त करती है इन कंसल्टेशन ऑफ सीबीसी। सीबीसी के साथ कंसल्ट करने के बाद वो चीफ विजिलेंस जो कमिश्नर ऑफिसर है, सॉरी कमिश्नर नहीं ऑफिसर है, वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में नियुक्त किया जाता है। द चीफ विजिलेंस ऑफिसर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द सीबीसी। ये एक तरह के लिंक की तरह काम करता है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर डिपार्टमेंट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बीच में एक लिंक का काम करता है। सेंट्रल चीफ विजिलेंस ऑफिसर CBO एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड CBC। चीफ विजिलेंस ऑफिसर कंडक्ट सिस्टम ऑडिट, preventive vigilance and forensic investigation within the organization. Their report and finding are submitted to the CBC for review and necessary action। तो जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है वो सिस्टम ऑडिट करता है, कोई प्रिवेंटिव मतलब मेज़र लेता है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करता है उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और इसके संबंधित जो भी रिपोर्ट है फाइंडिंग है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देता है ताकि वो उस पर कोई नेसेसरी एक्शन ले सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इन द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे हैज़ अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर हु चेक्स द प्रोक्योरमेंट टेंडर्स एंड सेल्फ कंडक्ट, इफ़ करप्शन इज़ डिटेक्टेड ही रिपोर्ट्स इट टू द CBC। मान लो कि जो रेलवे है उसने अपना चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है अपॉइंट किया है इन कंसल्टेशन विद चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो वो जो CBO है चीफ विजिलेंस ऑफिसर वो प्रोक्योरमेंट टेंडर के प्रोसेस को देखेगा और अगर कोई करप्शन डिटेक्ट हुआ तो वो इसकी रिपोर्ट चीफ विजिलेंस कमीशन को करेगा। तो अब हम बात करते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर की पावर और फंक्शन। जो इसका हेड होता है चीफ विजिलेंस कमीशन का वो होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उसकी पावर के बारे में बात करते हैं। तो द चीफ विजिलेंस कमिश्नर डज नॉट हैव डायरेक्ट punitive, that is punishment power, but it can investigate and recommend disciplinary and punitive action to concerned department, advise in disciplinary and appeal cases arising from the investigation, recommend prosecution sanction in the corruption related cases, consult in key appointment related to vigilance, appoint independent external monitors under integrity pact whenever applicable, submit an annual report to parliament giving the detail of investigation and recommendation. If any department ignore or deviate from CBC advice, CBC can report such deviation to the parliament। तो ये जो CBC है चीफ विजिलेंस कमिश्नर है इसके पास डायरेक्ट पनिशमेंट देने की पावर नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिनरी एक्शन या पनिशमेंट को रिकमेंड कर सकता है, ये एडवाइस कर सकता है डिसिप्लिनरी और अपील केसेस में जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो प्रोसिक्यूशन है किस पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए इन केस ऑफ करप्शन वो रिकमेंड कर सकता है। ये अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्ट किया जा सकता है। ये अपनी जो एनुअल जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को देता है, जो भी इसने रिकमेंडेशन और इन्वेस्टिगेशन की होती है उसकी सारी डिटेल्स ये एनुअल रिपोर्ट में सबमिट करता है और पार्लियामेंट को देता है। अगर कोई डिपार्टमेंट
जो एडवाइस है सीबीसी की, चीफ विजिलेंस कमीशन की, इग्नोर करता है या इससे डेविएट करता है, तो जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को देता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ चीफ विजिलेंस कमीशन recommend suspension of an officer for bribery case and the department refuse, CBC can inform the parliament about the deviation। मान लो कि अगर चीफ विजिलेंस कमीशन ने किसी ऑफिसर के सस्पेंशन की एडवाइस दी किसी ब्राइबरी केस में, लेकिन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, तो उस केस में जो सीबीसी है इसे पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर सकता है। आगे बात करते हैं सीबीसी की ज्यूरिसडिक्शन एंड सुपरवाइजरी पावर्स की। CBC Chief Vigilance Commissioner has superintendence over the functioning of CBI only in corruption related cases in central government organization। तो जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसको सुपरिटेंडेंस निगरानी की जो है वो पावर है। किसके ऊपर निगरानी करेगी जे? फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, सीबीआई की फंक्शनिंग के ऊपर निगरानी करने की इसको पावर है सीबीसी को, लेकिन ओनली इन करप्शन रिलेटेड केसेस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी करप्शन रिलेटेड केसेस हैं, अगर उसकी जांच सीबीआई कर रही है तो सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी निगरानी करने की जो पावर है वो सीबीसी को है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को है। सीबीसी आल्सो है जुरिडिक्शन ओवर द केसेस अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस PMLA। दिस मेक सीबीसी अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर विजिलेंस एंड एंटी करप्शन एट यूनियन लेवल। तो सीबीसी की पावर इन केस में जुरिडिक्शन करने में भी है, जैसे लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट के केस में भी ये जुरिडिक्शन कर सकता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के केस में, विसल ब्लोअर क्या होता है? जो किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में किसी घोटाले को, किसी मैल प्रैक्टिस को एक्सपोज करता है, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि उसने अभी खुलासा कर दिया तो उसकी जान को खतरा है, तो विसल ब्लोअर एक्ट उसके लिए बनाया गया। आ गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो इन सभी केसेस में सीबीसी जुरिडिक्शन करता है। इफ़ विसल ब्लोअर रिपोर्ट करप्शन इन PSU, CBC कैन सुपरवाइज द CBI इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योर द कंप्लेंट इज़ हैंडल्ड लॉफुली। अब बात करते हैं पावर एंड लिमिटेशन ऑफ CBC एंड CBO। हमने पहले ही पढ़ा कि CBO चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, जो कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाता है इन कंसल्टेशन ऑफ CBC के द्वारा। और CBC तो हमें पता ही है, चीफ विजिलेंस मतलब जो कमीशन का कमिश्नर है। तो जो CBC है उसको सिविल कोर्ट की पावर्स हैं वाइल कंडक्टर द इंक्वायरी। इट्स मीन ये है कि ये किसी भी इंडिविजुअल को बुला सकता है एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है, कोई भी एविडेंस जो है वो ले सकता है, ओथ ले सकता है उस पर, और फॉर्मल इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग है वो भी चला सकता है। लेकिन CBC हो या CBO हो, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो चाहे चीफ विजिलेंस ऑफिसर हो, दोनों के पास पुलिस की पावरें नहीं है। हमें पता है कि जो पुलिस है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन CBC और CBO दोनों के पास पुलिस की पावरें नहीं है, यानी कि ये किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, ये किसी की भी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते, और किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते कोई पालन मतलब करने के लिए फ्रॉम प्राइवेट पार्टीज़ को। जैसे पुलिस किसी की प्रॉपर्टी सीज कर लेती है, कंपेल करती है कोई काम करने के लिए, या पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, वैसी पावर इनके पास नहीं है। हाँ, इनके पास सिविल कोड की पावर बेशक है। सिविल कोड का मतलब कि ये किसी को समन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं, ओथ लेने के लिए कह सकते हैं, फॉर्मल इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए कह सकते हैं। व्हेन एन इंक्वायरी इंडिकेट दैट द नीड ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन
or arrest. Such cases refer to the Central Bureau of Investigation (CBI) for further action. Since CBI has police power under the Delhi Special Police Establishment Act 1946, तो जब कभी भी इंक्वायरी में ये ज़रूर तान पड़ती है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट की नीड है, जिन इंक्वायरी में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट की नीड है, उन केसेस को सीबीआई को रेफ़र किया जाता है और सीबीआई के पास पुलिस पावर्स हैं अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, तो वो उन्हें अरेस्ट कर सकता है। सीबीओ या सीबीसी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ सीबीओ इन द मिनिस्ट्री फाइंड एविडेंस दैट कॉन्ट्रैक्टर पेड ए ब्राइब टू विन अ टेंडर, the CVC can conduct an inquiry and collect documentary proof, but if arrest or property seizure is required, the matter must be handed over to CBI, not handled directly by the CBC. अगर कोई चीफ विजिलेंस ऑफिसर है मिनिस्ट्री का, उसको एविडेंस मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने रिश्वत दी है किसी टेंडर को लेने के लिए और सीवीसी उसके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट कर देती है और फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी उन्हें मिल जाता है। अब इसके बाद में सीबीसी या सीबीओ उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, वो सीबीआई को मैटर रेफ़र करेंगे और सीबीआई उनकी जो अगर तो प्रॉपर्टी सीज करनी हुई वो करेंगे या उन्हें अरेस्ट करना हो तो सीबीआई करेगी। सीबीसी या सीबीओ ये काम नहीं कर सकते। अवॉइडेंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव से बचाव। Chief Vigilance Officer and Vigilance Officers must maintain neutrality and avoid any conflict of interest. They should not participate in decision-making process that have vigilance sensitiveness, such as awarding tender, impanelment, disciplinary actions. The rule ensures that officer responsible for vigilance not a part of executive or administrative decision that could later come under the own vigilance scrutiny. Some organizations have clear system. They assign executive tasks like shortlisting of arbitrator, debarment of firm from to other independent official to maintain transparency and impartiality. तो जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं या विजिलेंस ऑफिसर हैं, उन्हें अपनी न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करना और किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं पड़ना है। उन्हें किसी भी ऐसे केस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है ताकि कल को उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, किसी कमेटी डिसाइडिंग का पार्ट है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को डिबार करना है ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट, तो सीबीओ को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सीबीओ को अपने रोल को इससे सेपरेट रखना है। संक्षेप में हम बात करें कि सीबीसी के पास कोर्ट की पावर है, सिविल कोर्ट की, लेकिन पुलिस की पावर नहीं है। जो क्रिमिनल केसेस हैं वो सीबीआई के पास जाते हैं। चीफ विजिलेंस ऑफिसर को न्यूट्रल रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Sometime executive function in the department such as shortlisting of arbitrator, department of firm are wrongly assigned to the vigilance officer, either fully or partially, which is not appropriate or which violate the Chief Vigilance Commission manual. Vigilance officer should focus only on the vigilance related activity, not mix with the administrative or the executive decision making. कई बार विभागों में क्या होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ आर्बिट्रेटर या डिपार्टमेंट ऑफ फर्म्स जैसे रॉन्ग काम जो होते हैं वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर को या सीबीसी को साइन कर दिए जाते हैं, जो कि सीबीसी विजिलेंस मैनुअल के खिलाफ हैं। तो विजिलेंस ऑफिसर ओनली विजिलेंस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए ही फोकस्ड होना चाहिए उन्हें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं लेना। क्लैरिफिकेशन ऑन जुरिस्डिक्शन, जो सीवीसी विजिलेंस जुरिस्डिक्शन है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कवर करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कवर नहीं करती। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो स्टेट गवर्नमेंट पे डेपुटेशन पे गए हैं वो सीवीसी की जुरिस्डिक्शन में ज़रूर आते हैं।
कोई स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं जो विजिलेंस मैटर जो उनके होते हैं, वो उनका जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है या लोकायुक्त है उसके अंडर फॉल करते हैं, वो सीबीसी के अंडर फॉल नहीं करते।